सभी को नमस्कार। मैं अनुभा जैन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सभी व्यवसायों से संबंधित एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विषय के संचार कौशल उक्त प्रसंग पर आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है क्या, तो सबसे पहले हम जानेंगे इस विषय के बारे में। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ब्रिटिश काउंसिलिंग द्वारा शुरू किया गया वह कार्यक्रम है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में निरंतर बढ़ती हुई कौशलता की मांग की व्याख्या करता है, ताकि श्रमिक वर्ग की मांग एवं प्रशिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं शैक्षिक संस्थान को जो पाठ्यक्रम है उसको और अधिक बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। आज हम जानेंगे कि संचार क्या होता है, संचार के कितने प्रकार होते हैं, संचार के क्या गुण क्या दोष हैं और इसके हम अपने जीवन में क्या उपयोग होता है। जिस तरह से प्राणवायु के बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता है, ठीक उसी तरह संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। मनुष्य कुछ सोचता है, वह भी उसका संचार है। उस समय वह स्वयं से ही संचार कर रहा होता है। जैसे ही बालक जन्म लेता है, जन्म लेने के कुछ ही दिन बाद वह अपने शारीरिक संकेतों से या रोने के माध्यम से अपने माता पिता, अपने परिवारी जनों को अपने आवश्यकताओं की अनुभूति कराता है। तो इस तरह हमें ज्ञात हुआ कि मनुष्य जन्म लेता है और फिर जीवन पर्यंत संचार करता रहता है। संचार को हम और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ विशेषज्ञों की यहाँ पर परिभाषाओं को लेंगे। कॉफिन एंड शो के अनुसार उन्होंने संचार को आपसी समझ का विनिमय कहा है। वहीं हैवलैंड ने संचार को बल के रूप में परिभाषित किया है कि संचार वह बल है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर उसके व्यवहार को परिवर्तन लाने के लिए लगाता है और उस समय वह अपनी सूचनाओं एवं उद्दीपकों का स्थानांतरण करता है। तो उपरोक्त परिभाषाओं से हमने जाना कि दो या दो से लोगों के बीच होने वाली बातचीत को हम कम्युनिकेशन या संचार कहते हैं। इसमें कोई व्यक्ति अपने विचारों, अपने अनुभवों को या अपनी सूचनाओं को किसी एक व्यक्ति या पूरे समूह को लिखकर, बोलकर या संकेतों के माध्यम से प्रेषित करता है। यह सभी जानते हैं कि चाहे निजी क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र हो, वहाँ पर कार्यकारी सदस्यों की आवश्यकता हमेशा ही बनी रहती है और उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए व्यक्ति की शैक्षणिक उपलब्धि के अलावा कुछ व्यक्तित्वशील गुणों की भी आवश्यकता महसूस की जाती है, जो कि उक्त पद हेतु एवं संस्थान की सफलता के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे अनुशासन, सामूहिक व्यवहार में आपका बैठना, आपका जो मानसिक स्तर पे आपके सोचने की कितनी क्षमता है, इन सबको भी देखा जाता है। तो इस तरह हमने जाना इन सब विशेषताओं के अंतर कहीं ना कहीं इसके मूल रूप में संचार विद्यमान होता है। जिस तरह से कि जब कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाता है तो उस समय वह अपना उद्देश्य सामने लेकर आता है और उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि वह अपने प्रशिक्षार्थियों को सही से पाठ्यशैली, जो भी उसका पाठ्यचर्या वो लेकर आया है, उसका ज्ञान भलीभूत ही तरह से करवा सके। इस तरह से हमने जाना कि संचार जो है
दो या दो से अधिक लोगों के बीच का एक संवाद होता है जिसमें कि एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अब हम जानेंगे कि संचार के कितने प्रकार होते हैं। संचार दो प्रकार का होता है, मौखिक संचार और अमौखिक संचार। मौखिक संचार को हम शाब्दिक संचार भी कहते हैं और अमौखिक संचार को हम अशाब्दिक संचार भी कहते हैं। शाब्दिक संचार वह है जिसमें शब्दों की आवश्यकता होती है, जबकि अशाब्दिक संचार वह है जिसमें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आपको शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अपने संकेतों के, अपने अंग संचालन या चेहरे की भावभंगिमा से आप अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। मौखिक संचार या शाब्दिक संचार जो है वो दो प्रकार का होता है, वाचिक संचार और लिखित संचार। तो सबसे पहले हम वाचिक संचार को जानेंगे। वाचिक संचार वह है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, अपनी भावनाओं को बोलकर व्यक्त करता है। इसमें व्यक्ति को शब्दों की आवश्यकता होती है और उसका भाषा पर अच्छी तरह से कमांड होना चाहिए, उसकी पकड़ होनी चाहिए, उसे भाषा शैली कि कहाँ अनुवाद होता है, क्या सेंटेंस, वाक्य क्या होता है, वर्ण क्या होता है और शब्द क्या होता है, उसे सभी बातों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। प्रारंभ में ही जैसा कि हम जानते हैं कि समस्त मानव जाति में सिर्फ मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो कि बोल सकता है, इसीलिए उसको सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रखा गया है। जिस तरह से वाचिक संचार के लिए आपको कहीं पर भी आप बैठे हुए हैं, चाहे ऑफिस में या आप घर पे बैठे हुए हैं या कहीं अन्य जगह पर बैठे हुए हैं, तो आप अपनी जो बात या अपनी भावनाएं जो विचार कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, उसी को हम वाचिक संचार कहेंगे। इसे हम निम्न बिंदुओं से उल्लेखित कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी का भाषण सुन रहे हैं, कोई रेडियो पे प्रसारण हो रहा है, आप किसी से टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, जो कि हम प्रतिदिन करते हैं, तो ये वाचिक संचार की श्रेणी में आएगा। बच्चों, आप लोग इसको एक एक्टिविटी के द्वारा भी समझ सकते हैं। सभी लोग, आप अपने घर के आसपास या आपके घर में कोई छोटा बच्चा या छोटे बच्चे जो कि कहानी को सुनने के उनकी समझ होनी चाहिए, उस एज के बच्चों को ढूंढिए या उनको इकट्ठा कीजिए, फिर आपको कोई ना कोई ज्ञानवर्धक कहानी अवश्य आती होगी। आप उस कहानी को उनको सुनाइए। सुनाने के बाद आप उन बच्चों की प्रतिक्रिया अवश्य जानिए और उनकी जो प्रतिक्रिया आपको प्राप्त होगी वही निश्चित करेगी कि आपका वाचिक संचार कैसा रहा। अगर उनकी प्रतिक्रिया सकारात्मक प्राप्त होती है तो इसका मतलब है आपका वाचिक संचार बहुत अच्छा रहा। इसके विपरीत अगर आपको नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त होती है तो अभी आपको अपने संचार को और अधिक संवारने की ज़रूरत है। अब हम जानेंगे कि लिखित संचार क्या होता है। लिखित संचार में हम अपनी भावनाओं एवं विचारों को लिखकर प्रदर्शित करते हैं। किसी को पत्र लिखते हैं या जो भी विचारों का आदान प्रदान होता है वो लिखकर होता है। लिखकर जो हम अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं वह हमारी आंतरिक भावनाओं को बाकी में उगेर कर ऊपर लेकर आता है। लिखित संचार में अगर हम देखें तो जो भी हम जीमेल पर लिख रहे हैं या किसी को पत्र लिख रहे हैं या किसी के लिए आप व्हाट्सएप पे जो मैसेज लिख रहे हैं, जो कि आज सभी करते हैं, फैक्स कर रहे हैं, ये सारा कुछ आपका लिखित संचार के अंतर्गत आएगा।
कोई भी सरकारी दफ्तर हो या कोई भी कोर्ट या कचहरी हो, वहाँ पर लिखित दस्तावेज़ों का ही महत्व होता है। एवं एक कोई भी ऐसा संदेश जिसे आप एक से अधिक लोगों के पास भेजना चाह रहे हैं तो उसे हमें लिखकर भेजना चाहिए। कोई भी ऐसा पत्र या प्रलेख जिसे कि आप स्थायी रूप से भविष्य के लिए रखना चाहते हैं, तब भी आपको लिखकर उसको भेजना या लिखकर अपने पास रखना सबसे सशक्त साधन है। लेकिन लिखने के लिए आपका भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमें शब्द कहाँ से शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है, विराम चिन्ह कहाँ लगाना है, अल्प विराम कहाँ लगाना है। अर्थात आपको सारे व्याकरणिक चिन्हों का भली भांति ज्ञान होना चाहिए। इसको हम एक छोटे से वाक्यांश या छोटे से एक शब्दों के माध्यम से समझेंगे। आपको यह एक छोटा सा वाक्य दिख रहा होगा जहाँ लिखा है रुको मत जाओ। इसका तात्पर्य है रुको, क्योंकि इसके बाद हमने कॉमा लगाया है। मत जाओ मीन्स अभी रुकिए, आप अभी मत जाइए। जबकि वही शब्दों का प्रयोग हमने इस वाक्य में भी किया है, रुको मत जाओ, बस मत के बाद यहाँ पर हमने छोटे से कॉमा का प्रयोग कर दिया गया है। तो इससे पूरे वाक्य का अर्थ ही परिवर्तित हो गया है। तो इस तरह से हमें लिखते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब हम जानेंगे कि शाब्दिक संचार या मौखिक संचार के क्या गुण और दोष होते हैं। जो आपका वाचिक संचार होता है वह समय बचाने वाला होता है। यह सभी को पता है कि बोलने में हमारा कुछ भी नहीं जाता है और कम लागत में ही हम इसको कर सकते हैं। अनपढ़ों के लिए बहुत कारगर होता है। कोई भी अनपढ़ व्यक्ति भी इस बोल सकता है, उसको इसके लिए ज़रूरी नहीं कि लिखना पढ़ना ऐसा कुछ आता हो। त्वरित प्रतिक्रिया, क्योंकि हम लोग जो वाचिक संचार कहते हैं आपस में आमने सामने का हमारा संचार होता है, तो इसमें प्रतिक्रिया हमको तुरंत मिल जाती है। अगर कहीं कक्षा में पढ़ाई हो रही है और यह वाचिक संचार है हमारा, तो आप शिक्षक पढ़ा रहे हैं और आप अगर उससे कोई प्रश्न पूछते हैं तो आपको तुरंत उसका उत्तर मिल जाएगा। इसी तरह प्रेरणादायक होता है। कोई भी कही हुई बात जब आपको बताई जाती है, बस उसमें सही भाषा शैली और अभिव्यक्ति का सही रूप से प्रयोग किया गया है तो वह आपको प्रेरित करेगी। लचीलापन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप बात कर रहे हैं और आप अपनी संदर्भ चल रहा है और आप किसी वजह से आप अपने संदर्भ से भटक जाते हैं और आपको बट जैसे ही महसूस होता है आप अपने संदर्भ पर वापस आ जाते हैं, तो लचीलापन होता है। ऐसा नहीं कि लिख रहे हैं, लिखते लिखते तो आप उसको पूरा इरेज करना पड़ेगा अगर आप अपने संदर्भ से भटकेंगे। लेकिन जब हम बोल रहे होते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। आप इसको रिकॉर्ड के रूप में नहीं रख सकते हैं। इसका कोई किसी को आपको दिखाना हो आप दिखा नहीं सकते, क्योंकि आप बोल रहे होते उस समय कुछ भी इसका प्रूफ नहीं होता है। गलतफहमियाँ इसमें पैदा हो जाती हैं अगर आपने सही शब्दों का चयन नहीं किया है। किसी द्विभाषीय तरह के शब्दों का चयन कर लिया है, जैसे कि शब्द सुना होगा कनक कनकते सौगुनी, ये सभी ने दोहा पढ़ा होगा। तो इसमें कनक का अर्थ सोना भी है और कनक का अर्थ धतूरा भी है। तो इस तरह के अगर द्विभाषीय शब्दों का आप प्रयोग करेंगे तो, और अगर आपकी शैली व्यंग्यात्मक है, इस तरह की है, तो फिर वहाँ पे गलतफहमी पैदा होने की गुंजाइश रहती है। विकृत अर्थ होता है। कई बार अर्थ का अनर्थ इसी तरह से शब्दों का अनुप्रयोग करने से
उसका अर्थ जो है वो बिल्कुल से परिवर्तित भी हो जाता है। जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, रुको मत जाओ, तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो आपका अर्थ है वो बिल्कुल से परिवर्तित हो जाता है। सटीकता की कमी रहती है, क्योंकि जब आप बोल रहे होते हैं तो आपको टू द पॉइंट नहीं बोलते हैं, आप अपना विषय लेते हैं और बोलना शुरू हो जाते हैं, तो उस समय सटीकता की थोड़ी सी कमी हो जाती है। आप कभी कभी अपने संदर्भ से भटक भी जाते हैं। कोई कानूनी वैधता नहीं होती इसको आप कानून में या कोर्ट या कचहरी में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। इसी तरह गुप्त सूचना का रिसाव भी हो जाता है, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो वह लोग वो जल्दी जल्दी बोलते बोलते उनके मुंह से कुछ भी निकल जाता है, और कई बार जो बात उन्हें बतानी भी नहीं होती है वह बात भी वह बता जाते हैं। इस तरह अब हम जानेंगे कि लिखित संचार के क्या गुण और दोष होते हैं। तो लिखित संचार जो है इसमें आधिकारिक दस्तावेज है। लिखित संचार आपका एक आधिकारिक दस्तावेज है, आप इसको कहीं भी प्रस्तुत कर सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाता है। इसमें फिर वही बात आएगी कि अगर आपने सही शब्दों का प्रयोग किया है, स्वीकार योग होता है, कहीं भी इसको स्वीकार किया जा सकता है। आपने लिख के दिया है, उसको स्वीकार किया जाता है। आप कहीं भी, आप लोग अपने आपको छुट्टी चाहिए होती है तो उसके लिए आप लोग बीच में ही आवेदन अपने कक्षा अध्यापिका को या कक्षा अध्यापक को देते हैं, जो कि आपका स्वीकार किया जाता है और आपको अनुमति दी जाती है घर जाने की या छुट्टी की, जो भी जिस वजह से आपने उसको लिखा है। स्थायी रिकॉर्ड है, ये स्थायी रिकॉर्ड के रूप में रख सकते हैं आप इसको, आपका ये हमेशा आपके पास रखा रह सकता है। इसी तरह प्रभावशीलता इसकी काफ़ी होती है, लिखी हुई बात होती है, अगर वो बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में लिखी हुई है और या अच्छे से टाइप किया हुआ है तो प्रभावशाली देखने में हमें प्रतीत होता है। वहीं विरूपण की संभावना इसमें कम होती है, क्योंकि आपने जो लिखा है उसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता है, वो जैसा लिखा है वो वैसा ही लिखा रहेगा। इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे कि ये थोड़ा सा महंगा होता है, क्योंकि इसको लिखने के लिए आपको कागज़, पेन इस तरह की आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरह समय का अपव्यय थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो समय थोड़ा सा आपका ज़्यादा लगेगा अपेक्षाकृत बोलने के। आप कोई भी 4 लाइन बोलनी होती, हम लोग बहुत जल्दी बोल जाते हैं, अपेक्षाकृत लिखने के उसको लिखने में थोड़ा सा समय लगता है। प्रत्यक्ष संबंधों का अभाव होता है इसमें, क्योंकि आप जब लिख रहे होते हैं तो वह हम पत्र के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो व्यक्ति हमसे दूर होता है, प्रत्यक्ष में वो हमारे सामने उपस्थित नहीं रहता है। अनपढ़ के लिए विकार होता है, क्योंकि अनपढ़ लोगों के लिए पढ़ना लिखना आता नहीं है, उन्हें भाषा और व्याकरण का कोई ज्ञान नहीं होता है। अनुक्रमण की लागत, इसको स्थायी रिकॉर्ड में रखने के लिए अनुक्रमण की लागत लगती है कि इसको रखने के लिए आपको फाइल भी चाहिए है और अलमारी भी चाहिए, सेफ भी चाहिए, सभी आप इसको सुरक्षित रख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि अशाब्दिक संचार क्या होता है। अशाब्दिक संचार का महत्व आज से ही नहीं बल्कि पूरा पाषाण काल से है। पहले जब मनुष्य को शब्दों का ज्ञान नहीं था, उस समय वह अपनी भाषा या अपने विचार जो है प्रयोग करने के लिए संकेतों का सहारा लिया करता था। उस समय वह किसी भी तरह के संकेत देकर अपने जो विचार हैं अपने आसपास के लोगों को प्रदर्शित करता था। वर्तमान युग में तकनीकी का बहुत ज़्यादा विकास हो गया है, इसके बावजूद अभी भी अमौखिक भाषा का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके लिए हम कुछ इसके जो रूप हैं इनको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति जो होती है आपकी मुख की मुद्रा है, आप जो चेहरे का एक्सप्रेशन है, आपका फेस का एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन, वो सब कुछ बता देता है
कि आप कैसे हैं। अगर आप हंस रहे हैं, आपका प्रसन्नचित्त चेहरा है, तो समझा जाता है कि आप खुश हैं। वहीं अगर आप उदास हैं, गंभीर हैं, तो सामने वाले को महसूस हो जाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ बात हुई है। हम देखते हैं कि अगर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो उसका चेहरा एकदम क्रोध में लाल हो जाता है। वही व्यक्ति खुश होता है तो एकदम उसका चेहरा जो है वो निखर के सामने आता है। ये मुख मुद्राएं आपको दिख रही होंगी, इसमें व्यक्ति हंस भी रहा है, कुछ खिलखिला के हंसते हैं। ये देखिए जैसे व्यंग्यात्मक कुछ दांत मीस रहा है, तो वो आपके बारे में दूसरों तक फिर मैसेज भेज देते हैं कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। शारीरिक मुद्रा है जो कि बता रहे हैं कि जब आप कहीं बाहर बैठे हैं, कहीं ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं या कहीं साक्षात्कार देने गए हैं, तो आपको वहाँ कैसे बैठना है, यह आपकी शारीरिक मुद्रा है। इसका आप स्वयं महसूस कर लेते होंगे कि हम घर में किस तरह से, तो यही आपकी शारीरिक मुद्रा है, जो आपके सारे शरीर की मुद्राएं हैं, जो कि आप परिस्थिति के अनुसार हम लोग परिवर्तित करते हैं। अभी हाल में ही शायद आने वाला आएगा, या जो कुछ बच्चे हैं हाई स्कूल या इंटरमीडिएट जो पास करके आए होंगे, तो कुछ बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे से नंबर आए होंगे और ऑनर से पास किया होगा, तो इस तरह से करते हैं। और जो कुछ बच्चे जिन्हें की उम्मीद थी कि वो बहुत अच्छा उनका परिणाम आएगा, किसी कारण बस ऐसा हुआ कि परिणाम बहुत अच्छा नहीं आ पाया, या जो भी रहा हो, तो वो बच्चे एकदम उदास प्रतीत होते हैं। इसी तरह से जो आपके अब आते हैं शारीरिक भाव। शारीरिक भाव वह हैं जो मुख्यतः आपके सिर, जो आपका चेहरे और आपके हाथों से संबंधित होते हैं। जब आपका चेहरे से जो भी आप शो करते हैं अपने हाथों से, जैसे कि कोई आपके सामने कुछ अच्छा सा ड्रेस पहन के आया है, कोई आपका बड़ा भाई बहन है, छोटा भाई, तो हम लोग इस तरह से करते हैं, इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छा दिख रहा है। कोई कहीं किसी अच्छे काम के लिए जा रहा है, साक्षात्कार देने जा रहे हैं, तो हम इस तरह से करते हैं कि मतलब कि वो उसके लिए हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी तरह से स्पर्श संचार है। स्पर्श जो है अपनी संवेदनाओं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का बहुत ही अच्छा साधन है। हम स्पर्श के माध्यम से अगर किसी की पीठ पे हाथ रख रहे हैं तो मीन्स उसको हम थपथपा रहे हैं या सहानुभूति दे रहे हैं। उसके सिर पर हाथ रख रहे हैं तो उसको संवेदना की महसूस होती है। हमारे भारतीय कल्चर में हम आदर के भाव को, अपने बड़ों के पैर छूने को पैर छूते हैं, जबकि जो पाश्चात्य सभ्यता होती है वहाँ पे हाथ मिलाते हैं, हाँ गले लगाते हैं। तो यह भी एक स्पर्श संचार का ही उदाहरण है। प्रॉक्सिमिक्स जो आपकी दूरी है, आप किसी सदस्य से कितनी दूरी पर हैं, यह भी आपकी भावनाओं के, आपके जो व्यक्ति का आपसे क्या संबंध है उसको व्यक्त करता है। आप अगर किसी व्यक्ति से स्पर्श से लेके 18 इंच की दूरी पे है तो वो अंतरंगता मीन्स वो आपका उससे बहुत अंतरंग रिलेशन है। सिर्फ भीड़ भाड़ वाले एरिया जो क्षेत्र होते हैं उनको छोड़ दीजिए, वहाँ पर कुछ लोग मजबूरी में वो उस स्पेस या उस स्थान में आ जाते हैं, अदरवाइज़ कोई भी जो इंसान होता है उस स्पेस में किसी को प्रवेश नहीं करने देता है। इसके बाद जो है 4 से जो आपकी 1.5 फुट से फिर 4 फुट तक की जो दूरी होती है वो व्यक्तिगत दूरी के अंतर्गत आती है। 4 से जो 12 फुट की जो दूरी होती है वो सामाजिक दूरी होती है, जिसको हम अपने ऑफिस में या जो कक्षा में कोई टीचर आपको अध्यापक पढ़ा रहा है तब भी उस दूरी को हम अपनाते हैं। और जो 12 से आपकी 25 फुट की दूरी होती है वो सर्वजन दूरी की श्रेणी में आती है, जो कि किसी जनसभा इत्यादि वहाँ पर हमको देखने को मिलती है। फिर हम नेत्र संपर्क में आते हैं। नेत्र संपर्क हमारी वह शारीरिक अशाब्दिक संचार के अंतर्गत आता है जहाँ हमारी आँखें किसी से हम किस तरह से आई कांटेक्ट कर रहे हैं वह आपको आपके बारे में प्रदर्शित कर देता है। जैसे कि आप साक्षात्कार में गए हैं और अगर वहाँ आपका दृढ़ और अच्छा नेत्र संपर्क है तो मतलब कि आपके अंदर बहुत आत्मविश्वास है। पराभाषा के अंतर्गत आपका बोलने का जो शैली है, आपकी जो बोलने की पूरी प्रक्रिया है, इसको रखते हैं
जो आपकी टोन है, पिच है और आपका वॉल्यूम है, आप कैसे बोल रहे हैं, आपकी तीव्रता कैसी है, इसको रखा जाता है। जो व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा होता है तो मानते हैं कि बहुत इसको घबराहट हो रही है, बहुत ज़ोर से बोल रहा है। जो व्यक्ति थोड़ा सा धीरे बोलते हैं तो ऐसा समझा जाता है कि व्यक्ति बहुत गंभीर है, कोई परेशानी भी हो सकती है। तो इसको हम बहुत छोटे से शब्द से जानेंगे। यह छोटा सा शब्द आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जो शब्द है इसका मतलब ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब आपकी जो टोन है वो बता रही है कि आप इस शब्द को कैसे बोल रहे हैं और आप किसी पे व्यंग कर रहे हैं या ईमानदारी से इसको बोल रहे हैं। अब हम जानेंगे कि अमौखिक संचार का क्या महत्व है। तो जो अमौखिक संचार या जो भाषा पे एक जो विद्वान है अल्बर्ट मेहराबियन, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि एक जो मैसेज, एक आपका संदेश होता है वो 7% सिर्फ वर्बल जो आप बोल रहे हैं उसका प्रभाव होता है, जबकि 38% वोकल जो आपके बोलने की शैली है, प्रक्रिया है, और 55% आपका फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के भाव हैं। इसके बाद फर्स्ट इम्प्रेशन, जब आप कभी किसी से मिल रहे हैं तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो 90% होता है नॉन वर्बल के अंदर आपको यह दिख रहा होगा, ये सारी चीज़ें आपकी फेशियल एक्सप्रेशन, टोन, ये सारी चीज़ें आपकी नॉन वर्बल के अंतर्गत आएंगी। अप टू 90% जब आप फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं तो 95% जो होता है वो आपका फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन होता है उसमें आपकी पूरी जो नॉन वर्बल आपकी बॉडी है उसका, जो नॉन वर्बल लैंग्वेज है उसका फ़र्क पड़ता है, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसके महत्व को जाना है। मौखिक संचार और अमौखिक संचार में बहुत छोटा सा अंतर है कि यह शब्दों के माध्यम से होता है, इसमें यह शब्द रहित होता है, इसमें समय का अपव्यय नहीं होता है, जबकि अमौखिक संचार में हमें संकेतों को समझने में देरी लगती है, संदेश का कभी कभी गलत वितरण हो जाता है अमौखिक संचार में, जबकि इसमें नहीं होता है, और व्यक्तिगत उपस्थिति हमें मौखिक संचार में आवश्यक नहीं होती है, क्योंकि हम टेलीफोन के माध्यम से अगर बात कर रहे हैं तो वह ज़रूरी नहीं है, जबकि इसमें आवश्यक होती है। और जो इसका लाभ है, इसमें संदेश स्पष्ट रूप से जाता है और प्रतिक्रिया मिल जाती है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन यह मौखिक संचार जो है इसका पूरक है, यह बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आज हमने पढ़ा कि संचार क्या है और यह कितने प्रकार का होता है और इसका हम अपने जीवन में क्या प्रयोग कर सकते हैं। संचार ही वह है जो हमारे जो संबंध है उनको मजबूती प्रदान करता है। तो जो इस उपयुक्त संदर्भ को पढ़ाने के लिए, इस प्रशिक्षण को पूरा करने में मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो कि माया शुक्ला द्वारा रचित है, उस पुस्तक की सहायता ली है, और www.nimmi लर्निंग ऑनलाइन इस वेबसाइट की भी मैंने सहायता ली है। तो इस तरह से आज हमने संचार कौशल को जाना और यह संचार कौशल हमारे जीवन में कितना प्रभावशाली है और कितना महत्वशील है, जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को निखारने में काम आएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको इस प्रशिक्षण का आपको यह प्रशिक्षण भविष्य में ज़रूर मददगार सिद्ध होगा। धन्यवाद।